गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, हम ये आंसर की बना रहे हैं। ठीक है, इसे हम अनऑफिशियल आंसर की कह सकते हैं कि ये आपके मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उर्दू बी का क्लास 10 का प्री बोर्ड। ठीक है, तो ये कब हुआ है? आज 12 दिसंबर 2024 को ये पेपर हुआ है। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे, इसे डिस्कस करेंगे कि आपको आंसर कैसे फ्रेम करना था, कौन सा आंसर सही है, कितने पेज में आपको आंसर लिखना था। ठीक है, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने इवनिंग शिफ्ट का भी अपलोड कर दिया है, तो अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मेरी आपसे एक कहते हैं ना सजेशन यही रहेगा कि बेटा मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे इवनिंग शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट का भी पेपर ज़रूर देखें, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सकता है कि पेपर कैसे आने वाला है ना, या गर्ल्स में या बॉयज़ में पेपर में क्या डिफरेंस रहता है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो प्री बोर्ड में गर्ल्स में आया होता है वो बोर्ड में बॉयज़ में आ जाता है, और जो बोर्ड में सॉरी इसमें प्री बोर्ड में आपके बॉयज़ में आया हुआ होता है वो गर्ल्स में आ जाता है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, और जो मैंने आपको सैम्पल पेपर वगैरह करवा रखे हैं वही सब चीज़ें आपस में रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से आप लोग इसे देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रह रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है 24-25 का, उर्दू बी का क्लास 10 का मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, 3 आवर्स का है और 80 मार्क्स का रहेगा ये। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पहले आपको कुछ आम हिदायत दी गई हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं, अगर आप तो ये इबारत लिखी है हिस्सा अलिफ में, जिसमें आपको गैर दरसी इबारत 2 इबारतें दी गई हैं, है ना। बॉयज़ में तो 2 इबारतें थी। हाँ, ये देखिए आपको भी 2 इबारतें दी गई हैं, दोनों में से कोई एक करनी है। ठीक है, अब अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है, हज़रत महल का असल नाम मोहम्मदी बेगम था। वो उस साहिब इल्म और फजल ताजदार वाजिद अली शाह की मलिका थी जिसे अंग्रेज़ों ने ऐश और नाअहल करार देते हुए फरवरी 1856 में माजूल कर दिया था। उनके 14 साल फर्जंद जिसे क़ैद व नायब मुकर्रर किया गया था। ठीक है, आगे लिखते हैं, यहाँ पे वाजिद अली शाह को मार्च 1856 में लंदन जाने के इरादे से कलकत्ता रवाने हुए थे। उन्हें या किसी को भी क्या मालूम था कि उनकी रियाया का गम व गुस्सा, ठीक है, साल भर की मुद्दत में एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और जिस पर्दा नशीनी बीबी और कमसिन शहज़ादी को ख़ुद अंग्रेज़ों ने बेज़र समझते हुए आज़ाद छोड़ दिया था, वही उनके ख़िलाफ़ हथियार उठाएगी। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों के बगावत का अलम बुलंद किया, और देखते ही देखते सारे शुमाली हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो गई। अब आपको पता है बेगम हज़रत महल जो थी, ठीक है, वो उनका असली नाम मोहम्मदी बेगम था, और वाजिद अली शाह की वो कौन थी? अहलिया थी, वाइफ थी। ठीक है, तो कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने वाजिद अली शाह को तो ले लिया था कलकत्ता में और उनको यहाँ छोड़ दिया था। उन्हें क्या पता था कि बाद में जब 1857 में मेरठ की छावनी पे गद्दारी होती है और हिंदुस्तानी फ़ौज जो है भड़क जाती है ना, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत पे उतर जाती है, फिर पूरे हिंदुस्तान में ये बगावत होती है। ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसी का ही है। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है बेगम हज़रत महल का असल नाम क्या था, तो आपको पता है इनका मोहम्मदी बेगम नाम था। आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है बेगम हज़रत महल के शौहर का क्या नाम था, तो वाजिद अली शाह नाम था। ठीक है, इससे आगे आ जाइए, वाजिद अली शाह के फर्जंद का क्या नाम था जिसे क़ैद कर दिया गया था, तो यहाँ बरजैसी कद्र नाम था उसका। इसके बाद देखिए लिखा है वाजिद अली शाह को कलकत्ता किस सन में भेजा गया, तो 1856 में भेजा गया था। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है 10 मई 1857 को किस शहर में हिंदुस्तान की बगावत सिपाहियों ने बगावत शुरू की थी, तो मेरठ में की थी। अब आप यहाँ मत देखिएगा, ये आंसर गलत लगे हुए हैं। ठीक है, ये आंसर सही है मेरठ। अगर आपने ऊपर वाला नहीं किया है तो आपको नीचे वाला करना था। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखे अच्छे लोग और अच्छी किताबों की सोबत के अलावा तीसरी चीज़ जो अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद है वो है काम।
ठीक है। यानी आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी लोगों की सोबत इख्तियार करनी चाहिए, और इसके अलावा आपको एक और है कि वो अच्छा काम भी आपको करने चाहिए, ठीक है। इसके मुतालिक हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने अपने खुतबे में लिखा है कि काबा मुक़द्दस नहीं होता, काम कुछ करके वक्त काट देने का नाम नहीं, ठीक है। काम खाली दिली लगने नहीं, काम खेल नहीं, काम काम है या बामकसद मेहनत का है, ठीक है। काम दुश्मन की तरह आप अपने मुसाहिब करता है, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पे बात ये हो रही है कि इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे दोस्त और अच्छी किताबों के साथ साथ अच्छे काम भी करना चाहिए, ठीक है। कहते हैं काबा जो है कहते हैं काबा जो है वो आपका मकसद नहीं होता है, ठीक है। मैं तो पढ़ने भी नहीं आ रहा है यार, इतना मतलब छोटा छोटा भी लिखा है, ठीक है। चलिए खैर, तो ये डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की लिखी हुई इबारत है जो आपको पढ़नी है। इसमें लिखा है तीन चीज़ें जो अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद है। उसमें एक क्या क्या है, तो अच्छी सेहत नहीं है भाई, ये गलत है। अच्छी किताबें है ना, अच्छी किताबें, अच्छी सोहबत, और क्या बताया था, अच्छे काम। तो इसमें अच्छी किताबें हैं तीन में से एक चीज़, ठीक है। ये देखिए किताबें, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। वैसे भी अगर आप दोनों कराए हैं ना तो आपको नंबर मिलने वाले ही नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए इस बच्ची ने भी दोनों कर दिए हैं, ठीक है। काम किस तरह से आपका अपना मुसाहबा करता है, तो दुश्मन की तरह, ठीक है, क्योंकि वो ये कहता है कि भाई आप काम ना करो। अब देखिए लिखते हैं काम इबादत है, ये बात किसने कही है, तो काम इबादत है ये बात डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के ही नाम से होगी, किसने कहा है देखते हैं, ठीक है। आगे लिखते हैं रियासत में है काम इबादत है वाकई, ये तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप टिक कर दीजिए डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। हकीर से हकीर काम में क्या पैदा हो सकता है, तो हकीर से हकीर काम में क्या पैदा हो सकता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसमें जान आ जाएगी, लुत्फ़ आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लुत्फ़ और मानी, तो आप यहाँ इस पर टिक कर दीजिएगा कि हकीर से हकीर काम में भी लुत्फ़ और मानी आ जाता है। ज़िंदगी खुदा का एक डैश है, क्या है, अनमोल तोहफ़ा होना चाहिए, है ना। देखते हैं क्या है ज़िंदगी, अनमोल, हाँ ये देखिए लिखा है अनमोल आतिया है, अता किया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप इससे टिक कर लीजिएगा, ये हो जाएगा पहला। अब देखिए यहाँ पे आपको गैर दरसी दो आपके इक़्तिबास दिए जाएंगे जो कि आपकी शेरी हैं, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को भी पढ़ते हैं। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। अपनी आज़ादी का देखा ख्वाब मैंने, रात को याद करता हूँ मैं अपने ख्वाब की हर बात को, मैंने ये देखा कि मैं हर क़ैद से आज़ाद हूँ, ये हुआ महसूस जैसे ख़ुद मैं ज़िंदा आबाद हूँ। अब मुझे क़ानून का डर क्या, मेरा क़ानून है खुद ही कूज़ा, ठीक है, खुद ही कूज़ा गर, और वही मज़मून है। जितनी थी पाबंदियाँ वो ख़ुद मेरी पाबंद हैं, वो जो माई बाप थे हाकिम वो सब फ़र्ज़ंद हैं। अब मुल्क अपना, कौम अपनी, और सब अपने ग़ुलाम, आज करना है मुझे आज़ादियों का एहतराम, ठीक है। शायर ने क्या ख्वाब देखा था, तो उसने अपनी आज़ादी का ख्वाब देखा था, ठीक है। अगला सवाल, यानी यहाँ देखिए यहाँ शायर ये कह रहा है कि मैं एक रात जब सोया ना तो मैंने रात में ख्वाब देखा कि हम आज़ाद हैं, ठीक है। मैंने देखा कि जो भी क़ैद हैं उनसे हम आज़ाद हैं, हम खुद ही क्या है, ज़िंदा आबाद हैं, ठीक है। जो कानून का डर था वो सब अब मेरा कानून है ना। खुद ही कूज़ा हूँ, खुद ही कूज़ागर हूँ, सब कुछ मैं खुद हूँ। जितनी थी पाबंदियाँ वो सब मेरी पाबंद हैं अब, है ना। जो माई बाप थे हाकिम यानी अंग्रेज़ थे वो सब क्या हो गए, वो फ़र्जंद हो गए हैं, ठीक है। अब मुल्क भी अपनी है, कौम भी अपनी है, हुकूमत भी अपनी है, सब कुछ अपना है, ठीक है। लफ्ज़ आज़ादी का मुताजात क्या हो सकता है, ठीक है। आज़ादी का हो जाता है आपका कैदी, ठीक है। वैसे यहाँ लिखा है ना आज़ाद, तो ये आज़ाद लिखा है ना, तो आज़ाद का आपका जो होगा बेटा ग़ुलाम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ लिखा होता आज़ादी तो फिर ग़ुलामी या फिर कैदी होता, ठीक है। आज़ाद, कोई इंसान आज़ाद है तो वो दूसरा क्या हो जाता है, उसका ग़ुलाम, ठीक है। तो ग़ुलाम इसका ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए लिखते हैं शायर को ख़ुद क्या महसूस हुआ है, तो जिंदाबाद होना, कि वो जिंदाबाद है, ठीक है। शायर के माई बाप किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो हाकिमों के लिए इस्तेमाल किया गया है। शायर ने किसका एहतराम करने की बात की है, ठीक है, तो उसने एहतराम करने की बात की है आज़ादियों का, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, आज़ादियों का एहतराम करूँ, ये रहा, करना है आज मुझे आज़ादियों का एहतराम, ठीक है।
तो इसमें आंसर सही क्या होगा आपका, आज़ादी। ये आंसर गलत है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगर आपने ऊपर वाला किया है तो अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने ऊपर वाला नहीं किया है तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। देखिए लिखते हैं, ये कहानी भी सुनाई है ज़मीन ने अक्सर, कहकशा जाती है जब पिछले पहर अपने घर, फेंकती जाती है हंसती हुई लाखों गौहर, और सुबह को ये खेल रचा जाता है, उनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। ठीक है, अब क्या मतलब हो रहा है कि जब सुबह का पहर आ जाता है ना, तो कहकशा जब जा रही होती है, तारों का झुंड जा रहा होता है, वो अपने पीछे कुछ मोती फेंकते हुए चले जाते हैं। यानी वो कौन से लाखों गौहर है, वो है आपकी ओस की बूंदें। और जब सुबह हो जाती है तो क्या होता है, खुर्शीद की जो किरणें हैं, यानी खुर्शीद की जो पलकें हैं, वो क्या करती हैं, उनको आके ले जाती है। यानी धूप निकलते ही वो ओस की बूंदें क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। जिस तरह बाग के फूलों को चमन प्यारा है, अब बन में जो खिलती हैं कलियां उन्हें बन प्यारा है, यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है। ठीक है, यानी जो बाग में रहता है उन्हें चमन प्यारे है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। कहकशा रोज़ बिलाकर उसे बहकाती है ना, पर ये दामन में ज़मीन के ही सुकून पाती है। मतलब कहकशा रोज़ मना करती है तुम मत जाओ, लेकिन ये दामन ज़मीन में ही सुकून पाती है। कहानी किसने सुनाई है? ठीक है, तो ये कहानी कौन सुना रहा है भाई, एक मिनट रुकिए। कहानी सुनाई है ज़मीन ने, है ना, ये कहानी भी सुनाई है ज़मीन ने। चलिए तो ज़मीन पास चलते हैं हम लोग, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ज़मीन ने। कहकशा अपने घर जाते हुए क्या करती है, तो वो गौहर फेंकते जाती है, यानी सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, बन में क्या खिलती हैं, तो बन में आपके कलियाँ खिलती हैं वैसे तो। चलिए देखते हैं ऊपर एक बार। ये रहा, बन में जो खिलती हैं कलियाँ। ठीक है, आगे आ जाइए। तो यहाँ पे कलिया ऑप्शन ठीक हो जाएगा। शायर के मुताबिक अपना वतन किसे प्यारा है, तो सबको अपना वतन प्यारा है। ठीक है, वैसे शबनम को अपना वतन प्यारा है। कहाँ है वतन प्यारा, ये रहा, यूं ही शबनम को भी अपना वतन प्यारा है। ठीक है, तो आंसर शबनम हो जाएगा इसका। किसको अपना वतन प्यारा है, शबनम। ये आंसर गलत है। शबनम किसके दामन में सुकून पाती है, तो ज़मीन के दामन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दरसी इक़्तिबास दिए गए। क्या दिए गए, दरसी इक़्तिबास। ठीक है, ये आपकी किताब से लिया गया होगा। तो इसमें देखिए दादा साहब फाल्के की बात हो रही है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इसे पढ़ेंगे नहीं। दादा साहब फाल्के कहाँ पैदा हुए थे, तो देखिए दादा साहब फाल्के जो थे वो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए, ये देखिए महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नासिक, कश्मीर, जयपुर, दिल्ली। तो नासिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे क्योंकि असल में यहाँ लिखा है ना महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं, तो महाराष्ट्र में वो नासिक में पैदा हुए होंगे। ठीक है, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अच्छा ये लिखा तो है, सॉरी, ये लिखा तो है नासिक। ठीक है, आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखा है, वो जल्दी जल्दी में ना इधर उधर नज़रें दौड़ती हैं, मेन वर्ड पे नहीं आ पाती हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रोहत के क्या मायने हैं, तो चलिए हम लोग ऊपर देखते हैं, यहाँ पे लिखा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे पुजारी ही होगा। आगे आ जाइए। दादा साहब फाल्के के वालिद कहाँ मुलाजिम थे, तो कहाँ मुलाजिम थे उनके वालिद साहब, देखिए यहाँ लिखा है ना, संस्कृत अदब से दिलचस्पी उन्हें विरासत में मिली थी, उन्हें मुसफ़िरी, अदाकारी, है ना, ये सारी चीज़ों का शौक़ था। उनके वालिद मुंबई में एक कॉलेज में मुलाजिम थे। ठीक है, तो उनके ख़ानदान क्या है वहीं बस गया था जाके। आगे लिखते हैं, दादा साहब फाल्के को जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला मिल गया था। ठीक है, तो उनके वालिद साहब जो थे वो कहाँ थे भाई, कॉलेज में थे। दादा साहब फाल्के ने लाइफ ऑफ स्क्राइप्ट जो लिखी है वो कब लिखी है, क्राइस्ट, है ना, लाइफ ऑफ क्राइस्ट क्रिसमस के मौके पर लिखी थी। ठीक बात है ये। ठीक है, यहाँ लिखा दादा साहब फाल्के ने अपनी बीवी से किस बारे में फ़िल्म बनाने की बात की थी, तो श्री कृष्ण के बारे में बात की थी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी होगा, ये रहा। ठीक है, क्रिसमस के मौके पर इन्होंने बनाई थी, और इन्होंने अपनी बीवी से जो बात की थी, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। नहीं यार, ये जब वो ईसा की ज़िंदगी पे देख के आए थे तो श्री कृष्ण की ज़िंदगी पे बनाने की उन्होंने बात की थी। ठीक है, तो इसका आंसर ये ठीक हो जाएगा। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे दर्ज झेल में शेरी इक़्तिबास दिया गया, ज़ोर से पढ़ मतलब गौर से पढ़ना है, उसी और देखना है। हर चीज़ से है
हर चीज़ से है पैदा खुदा की कुदरत, कोई बड़ा कोई छोटा ये है उसकी हिकमत, बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दर्ख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने, कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में, जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ये भी हम लोग ने अगर आप देखेंगे तो ये पैराग्राफ हम लोग ने डिस्कस किया था आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें, है ना। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है ना। ये किसकी हिकमत है? खुदा की। दरख्त पर चढ़ना किसको आता है? तो गिलहरी को आता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। आगे आ जाइए। कदम उठाने की ताकत किस में नहीं है? तो कदम उठाने की ताकत किस में नहीं है? पहाड़ में नहीं है। ये भी आंसर गलत है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ लिखा है लफ्ज़ निकम्मी के क्या मायने हैं? निकम्मी के मायने होते हैं बेकार, जिसका कोई काम ना हो। ये सब मैंने कराया है। अगर इस बच्ची ने मेरा वीडियो देखी होती ना वो 4-5, तो इसका पेपर एक भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होते जो इसने गलत कर रखे हैं, है ना। हो सकता है इन्होंने हमारी वीडियो ना देखी हो इसलिए ऐसा हुआ है। चलिए खैर, देखिए ये लिखा है ये अशआर दरसी किताब की किस नज़म से लिए गए हैं? तो ये गलत है, ये एक पहाड़ और गिलहरी से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, इसमें आपको ये आपको उन्वान दिए गए थे, इसे आपको पढ़ना है और जवाब देना है। तो देखिए, स्कूल का सालाना जलसा, ठीक है, आपके यहाँ पे खेलों का देखा हुआ हाल किसी भी, और छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन। ठीक है, इसमें से मैंने आपका स्कूल का सालाना जलसा ये सब मैंने करवा रखे हैं, है ना। ये वाला नहीं करवाया है शायद। ठीक है, और आप लोग ने देखा होगा तो बढ़िया है, नहीं देखा है और अगर नहीं डाले ना तो इंशाल्लाह मैं डाल दूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है दोस्त की शादी में जाने के लिए छुट्टी। ये मैंने आप लोग को 100 बार बोला था कि यही 2-3 एप्लीकेशन है जो आपकी आएंगी, फ़ीस माफ़ी, सेक्शन तब्दील या फिर शादी बारात में जाने की, और ये एज इट इज़ सैम्पल पेपर में से ही उठ के आया है। ठीक है, आगे आ जाइए। तो इसके बाद देखिए हबीब तनवीर के बारे में आपसे पूछ लिया गया है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने शोरा और अदबा के बारे में बात की थी पार्ट 3 में, तो अगर आपने वो देखा होगा तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली होंगी आपने, है ना। और अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो उसमें ये सबक के खुलासे हमने पढ़े हैं। ठीक है, मीर तक़ी मीर की जो आपकी ज़िंदगी थी उसके बारे में, या शरीफ इंसानों में शायर क्या पैगाम देना चाहता है इनके बारे में, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी। अगर आपने देखा है और वही लिखा है तो आपके नंबर आ जाएंगे। और देखिए हर बार जब आपकी आंसर की आती है तो उसमें ये चीज़ लिखी होती है कि भाई बच्चा अपनी सहूलियत के हिसाब से आंसर को बड़ा या छोटा कर सकता है। ठीक है, बस शर्त ये होती है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आप उसी का ही जवाब दें, पहली चीज़। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका इमला और लिखने का अंदाज़ और राइटिंग ये चीज़ें अच्छी हों। ठीक है, अब देखिए टिक मार्क आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हामिद खाना खा रहा है। ठीक है, कौन सा फेल है इसमें भाई? ये क्वेश्चन तो एज इट इज़ आ गया है। ठीक है, उसमें हमने शायद पढ़ा था जुनैद खाना खा रहा है शायद, है ना। तो खा रहा है अभी की बात हो रही तो फेले हाल हो जाएगा। आगे आ जाइए, यहाँ देखिए लिखा है गोरखपुर कौन सा इसम है? तो गोरखपुर कोई पर्टिकुलर जगह का नाम है इसलिए इसमें मारफा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं झेल में से इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो इसमें नकरा की जो पहचान होगी तो वो किससे होगी? नवाब से। ठीक है, क्योंकि आसिफउद्दौला पर्टिकुलर बंदा है, सादत अली भी और अवध भी पर्टिकुलर जगह है। ठीक है, झेल में से साक़े की निशानदेही कीजिए। तो मैंने आपको 10वीं बार बता दिया है, साप का आगे लगता है। देखिए इसमें मंद है पीछे लगा है, इसमें गा है पीछे लगा है, इसमें दार है पीछे लगा है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। इस बच्ची ने भी गलत लगाया है। ठीक है, दर्ज झेल में से आपका जो है क्या लिखा है? 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। अच्छा, लाहिक़े लिखना चाह रहे हैं, वो मिल गया है। ठीक है, लाहिक़े की निशानदेही कीजिए। तो लाहिक़ा आपको मैंने भी बताया कहाँ लगता है, पीछे लगता है। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पे ये क्या है? खुश आगे लगा है, या अदब या बादब ये कहाँ है? आगे लगा है। पुर असर कहाँ लगा है? आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैरत अंगेज़। मैंने आपसे 100 मरतबा कहा है, आप इस आंसर से ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ऑड वन आउट कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ ये गलती जो इस बच्ची ने की आप लोग ने नहीं की होगी। शिकत सा मुतज़ाद क्या होता है? शिकस्त कहते हैं हार जाने को। ठीक है, तो शिकस्त का क्या हो जाएगा? फ़तेह। इख्तियार का जमा क्या हो जाएगा? इख्तियार का जमा हो जाएगा इख्तियारात। ठीक है, ठीक है, उम्रा किसकी जमा है?
उम्रा का वाहिद क्या होगा? उम्रा का वाहिद होगा अमीर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है किसी एक लफ्ज़ या फ़िक्रे के बाद थोड़ा सा ठहराव जब आता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? थोड़ा सा ठहराव अगर चाहिए तो उसके लिए सक्ता यूज़ करते हैं। अब देखिए लिखा है मुल्क का मुज़क्कर क्या है? अच्छा सॉरी, मलिका है ना। मलिका का क्या हो जाएगा? मलिका का हो जाएगा आपका बादशाह। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ देखिए लिखा है जुमलों में इस्तेमाल करना है इनको। खोपड़ी में ना समाना, भेस बदलना, ये देखिए भेस बदलना, हथियार डालना, मान रखना, ये तीनों आपके सैम्पल पेपर से ही पूछ लिए गए हैं। अगला सवाल देखिए ज़ालाबाजी से क्या नुकसान होता है? तो आपको पता है कि सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, रुकनुद्दीन किसका बेटा था? ठीक है, और उसे किसने मारा? या यहाँ पे देखिए बंदूक की सुस्त रफ्तारी का असर किन किन लोगों पर पड़ा? ठीक है, तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे। ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। ठीक है, तो हमने जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाया था, आपको पता है इसमें हमने एमसीक्यूज़ पढ़े थे। इसमें हमने ऑल चैप्टर्स को रिवाइज़ करा था और इसमें हमने ऑल राइटर्स और पोएट को करा था। अगर आपने ये 3 वीडियो देख ली थी तो सारा पेपर इन्हीं से आया है, एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली होगी कि वहाँ पे जो मंत्री थे, आम पब्लिक थी, सब पे इसका असर पड़ा था। ऐसे ही देखिए एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। वज़ीर आला के कारनामे सुन के किसके कारनामे याद आते हैं? संस्कृत किस ज़बान की शाख है? भाई ये सारे क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में से एज इट इज़ आए हैं। ये वाला क्वेश्चन भी भाई बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आ गए हैं। देखिए धरती की कोक बांझ होने से क्या मतलब है कि भाई जब टैंक बम गोले फेंकती है तो उससे धरती जो है वो क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। इसलिए उसमें फिर फल फूल ये सब चीज़ें नहीं निकलती। इसलिए कहा है कि धरती की जो गोद है वो क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। अगला सवाल देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है कदम बढ़ाओ दोस्तों के ज़रिए शायर क्या पैगाम देना चाहता है? तो शायर भाई साहब हमसे ये कहना चाहते हैं कि भाई आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। राइट, अगला सवाल देखिए यहाँ फिर आपको दिया है निसाब में मौजूद नज़्म जो है कदम बढ़ाओ दोस्तों, इसके शायर कौन है? तो ये सब मैंने आपको बता दिया था, ये बशीर नवाज़ साहब है। अगर आपने इसका आंसर बशीर नवाज़ लिखा है तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, अगर नहीं लिखा है तो नंबर गए। निसाब में शामिल साहिल लुधियानवी की जो नज़्म है उसका आपको नाम लिखना है कि भाई साहिल लुधियानवी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। तो आपको पता है इसकी इनकी जो नज़्म है वो कौन सी है? ए शरीफ इंसानों। ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको पता होगा कि भाई ये नुक्ते यहाँ दिख नहीं रहे हैं ना, मत सोचिएगा मैम ने नुक्ते नहीं लगाए। ठीक है, तो ये नुक्ते दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी है। और यहाँ लिखा है नेकी और बदी किसकी है? ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए कि ये नज़ीर साहब की है, नज़ीर अकबर आबादी की। ठीक है, नज़ीर अकबर आबादी साहब की है। ठीक है, तो ये सब आपको उम्मीद करती हूँ आपको आता होगा, आप लोग ने कर लिया होगा। क्योंकि जो मैंने आप लोगों को समझाया था क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर जो आपको कराए गए थे, 4 आपको सैम्पल पेपर कराए गए थे, 4 वीडियोस बनाई गई थी सैम्पल पेपर की और 3 वीडियोस आपको अलग से बनाई गई थी जिसमें हमने ऑल सब चीज़ों का रिविज़न किया था। अगर आपने वो चीज़ें देख ली हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी हैं तो बोर्ड की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इतने आसान पेपर को भी कर पाए होंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से मेहनत कीजिए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सबको। और एक बार इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी देख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इवनिंग में कैसे सवाल आए थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।